नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम ओरछा में हैं। आप जानते हैं कल हम ग्वालियर से चले ओरछा पहुंचे और आज दिन की शुरुआत हमने करी है ओरछा में श्री राम राजा टेंपल विजिट करके। आज संडे का दिन है, भीड़ ज़्यादा है। टेंपल की हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं जितेंद्र जी से। जय राम जी की। जय राम जी की। जितेंद्र जी पेशे से गाइड है। ओरछा पैलेस जो टेंपल के एकदम सामने ही है, वहाँ पर ये टूर गाइड का काम करते हैं। तो आप थोड़ा हमें बताइए जी इस। तो आज आप ओरछा नगरी में हैं, जो कलयुग की अयोध्या कही जाती है। यहाँ पर भारत का एक अनूठा मंदिर है जहाँ पर ईश्वर को ईश्वर नहीं माना जाता है। यहाँ हम राजा के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ भगवान का साक्षात दिव्य रूप विराजमान किया गया है 16वीं शताब्दी में। तो यहाँ के राजा और रानी दोनों ही अनन्य भक्त थे। राजा थे कृष्ण के भक्त और रानी थी राम के भक्त। तो राजा जो मूल रूप से जाते थे अपनी आध्यात्मिक यात्राओं में, वो मथुरा की ओर जाते थे और रानी की जो यात्रा होती थी वो अयोध्या की यात्राएं होती थी। तो राजा एक बार जब मथुरा पहुंचते हैं तो दरबार जब बंद मिलता है तो ऐसी मान्यता है, राजा ने इतना भावपूर्ण गायन किया भगवान कृष्ण को मनाने के लिए कि भगवान स्वयं कृष्ण बाहर आए और इनके साथ नित्य लीला की। ये आप मथुरा की बात बता रहा हूँ। और राजा जिनकी आपने बात बताई उनका नाम क्या था? महाराजा मधुकर शाह। तो वो जाते हैं, वो अनन्य भक्त थे कृष्ण के। तो मान्यता ये है कि वहाँ से जब ऊपर से देवता देखते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, जो फूल इनके शरीर से स्पर्श करे और ज़मीन पे गिरे वो सोने में परिवर्तित हो गए। तो दिव्य अनुभूति के साथ और दिव्य फूलों के साथ राजा अपने नगर में वापस आते हैं और एक विशेष संवाद होता है राजा और रानी का। राजा उस संवाद में अपनी पत्नी से बोलते हैं कि आप जो राम की पूजा करती हो, आपके राम कभी भी आपको दर्शन नहीं देते हैं और हमारे कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो मात्र गाने से दर्शन देते हैं। तो आप मेरे साथ मथुरा चलिए, वैभव देखिए आप मथुरा का। आप अपने राम को भूल जाएंगी, अपनी अयोध्या को भूल जाएंगी। किंतु रानी की जो आस्था थी वो अनन्य भक्त थी राम की। तो उन्हें राजा को ये बात स्वीकार नहीं हुई रानी की इस बात पे। तो क्या हुआ, रानी ने कहा मैं तो अयोध्या प्रिय है, मैं अयोध्या ही जाऊँगी। तो राजा उनको बोलते हैं आपको अयोध्या जाना है तो आप प्रसन्नता से जाएँ, किंतु आपको अयोध्या से जब वापस आना है हमारे नगर में तो आप अपने राम के साथ ही लौटें, अन्यथा इस नगर में आप ना लौटें। तो रानी ने स्वीकार किया। अयोध्या में जब पहुंचती हैं राम को मनाने के लिए तो 1 माह की कठोर तपस्या के पश्चात भी राम प्रकट नहीं होते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ की रानी ने जब जल समाधि लेने की सोच, तो जैसी वो कूदती हैं तो उस दिव्य नदी से एक मूर्ति प्रकट होती है जो बोलती है रानी आपके दर्शन पूर्ण नहीं है, आपको अयोध्या नगरी त्यागनी है और ओरछा हमारे साथ चलना है। तो राम जो है अयोध्या उनके लिए सबसे प्रिय है। अयोध्या त्यागने से पहले राम जी ने यहाँ की रानी से 3 वचन लिए। उस काल में जब राम ने अयोध्या त्यागी थी तो माता कैकेयी ने 3 वचन लिए थे। इस काल में राम स्वयं ले रहे हैं। तो पहला वचन, अयोध्या से ओरछा की जो यात्रा होगी वो पैदल होगी और एक विशेष नक्षत्र, जो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है जिसको हम बोलते हैं पुष्य नक्षत्र, वहाँ होगी। दूसरा वचन, जहाँ हमको पहले विराजमान किया जाएगा वहाँ से फिर कभी हम हटेंगे नहीं। और तीसरा और सबसे अति महत्वपूर्ण वचन, इस देश में, इस क्षेत्र में जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ एक ही राजा होंगे, इसके अलावा कोई राजा नहीं माना जाएगा। तब से लेके आज तक हमारे नगर में कोई राजा नहीं माना गया है। देश आज़ाद होता है, लोकतंत्र की व्यवस्था आती है। लोकतंत्र में आज नए राजा आते हैं जिनको हम मुख्यमंत्री या गवर्नर के रूप में जानते हैं। आज भी इस नगर में किसी गवर्नर को या किसी चीफ मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है। इनकी रेड लाइट निकाल दी जाती है या इसको छुपा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही राजा है। ये यात्रा चालू हुई, उस यात्रा से पहले यहाँ की रानी ने अपने राजा को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखते हैं कि हम अब लौट रहे हैं राम के साथ और एक राजा के रूप में अब लौट रहे हैं और आपका जो काम है अब समाप्त होता है। तो राजा ने पत्र पढ़ा तो उनको त्रेता की याद हुई। उन्होंने इस दिव्य विराट मंदिर का निर्माण चालू किया है, इसको हम वर्तमान में चतुर्भुज मंदिर के रूप में जान रहे हैं। कि ऐसी मान्यता है जो यहाँ के राजा हैं और जो यहाँ की रानी है वो दोनों ही मूल रूप से अवतार हैं महाराज दशरथ के और माता कौशल्या के। तो उस काल में महाराज दशरथ ये चाहते थे कि हम अपने राम के दर्शन करें राजा के रूप में अंत में और वन की ओर प्रस्थान करें, किंतु वो वनगमन करें और हुआ उसका विपरीत। राम को आदेश देना पड़ा वन का, तो राम वनगमन कर गए और महाराज दशरथ का महत्वाकांक्षा संकल्प राम को राजा के रूप में देखने का अधूरा रहा। तो उनकी पत्नी ने वो वचन पूरा किया, एक मूर्ति रूप बना के शास्त्रीय परंपरा में। उस परंपरा में उन्होंने मूर्ति बनाई। तो 13 वर्ष बाद उनको इतना अनुराग हुआ मूर्ति के वो राम समझने लगती हैं और राम जो बन गए उनको भूल जाती हैं। तो उनकी दासियाँ घाट पर झूठ बोलती हैं माता कौशल्या से।
जब झूठ बोला कि आपके राम आ गए हैं महल में, तो वो महल से पूछती हैं जाने के लिए, राम से मिलने के लिए। राम उनको नहीं मिलते हैं, निराश होती हैं, माता कौशल्या घाट पे जाती हैं, मूर्ति भी पानी में लीन हो जाती है। तो वही मूर्ति यहाँ विराजमान करी गई है। ये मूल रूप से उस समय की त्रेता की कहानी है। तो उस समय जब ही वहाँ से चले और रानी ने पत्र लिखा राजा को कि अब यहाँ के राजा भगवान श्री राम होंगे और हम उनके साथ ओरछा आ रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद इन्होंने जब पत्र पहुंचा यहाँ राजा के पास, क्योंकि पत्र गमन जो हुआ बहुत जल्दी हो जाता है पत्रों का, तो फिर उन्होंने, राजा ने जब पत्र पढ़ा तो उनको उस याद हुई त्रेता की। उस त्रेता की याद में राम का स्वागत करने के लिए इस विराट मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। यहाँ पर विराजमान करेंगे। किंतु इतना विशाल मंदिर है ये, इसका गर्भगृह भी पूर्ण नहीं हो पाया। रानी जब यहाँ पहुँची बहुत प्रसन्न थी राम के साथ, जो उनके वचन लिए थे राम ने वो भूल गई, क्योंकि इतनी भाव विभोर थी राम के साथ। वो सीधे ले जाके अपने महल में उनको विराजमान कर दिया और वहीं राम चिरस्थायी हो गए। तब से लेके आज तक भगवान राम की यहाँ पर पूजा राजा के रूप में सशस्त्र सलामी के साथ या गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आज भी की जा रही है। मैंने भी नोटिस किया था कि टेंपल के जस्ट बाहर एक पुलिसमैन है जिसके हाथ में गन है, और आरती के समय अगर आप आएंगे सुबह के समय या शाम के समय तो वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है भगवान राम को। ऐसा उनके राजा के रूप में पूजा की जाती है। साथ में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, मुझे किसी ने बताया था कि जब आप दर्शन कर रहे होंगे तो आप विशेष रूप में ध्यान दीजिएगा, उनके पाँवों के पंजे के दर्शन आपको होंगे। रामचंद्र जी की जो मूर्ति जब देखते हैं आप लोग, वो एक पाद मूर्ति होती है, सीधे राम खड़े होते हैं। पर यहाँ राजा के रूप में विराजमान है, तो राजा कैसे बैठते हैं? हाँ। तो राजा जब संचालन करेगा बड़े शांति भाव में बैठेगा, और एक तो राजा का बैठने की जो व्यवस्था है वो ऐसे बैठे गए हैं। हाँ। तो पंजे के दर्शन उनके महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। तो आज भी वहाँ पुजारी जो तिलक लगाते हैं तो अंगूठी के दर्शन हम आज भी करते हैं। उससे बड़ी मान्यता है, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आज भक्त बुंदेलखंड के लोग या जो आते हैं बाहर से, सभी उनके दर्शन के अभिलाषी होते हैं। जैसे अन्य मंदिर जल्दी खुलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में या कई समय के अनुसार, ये मंदिर जो सर्दी आता है समय, तो ये 9 बजे खुलता है। ये कभी जल्दी नहीं खुलता है। 1 बजे राम की भोग आरती होगी, वहाँ राम भोगन करने के पश्चात विश्राम पे चले जाएंगे। फिर सीधा ये मंदिर रात्रि में 7 बजे खुलेगा। 7 से 9:30 साढ़े 9 तक खुलता है। उसके बाद शयन आरती होती है और राम जी यहाँ से गमन कर जाते हैं अयोध्या की ओर। तब से ऐसी हमारे यहाँ गाया जाता है कि राजा अवध नरेश के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्यावास। तो आज भी हमारे हनुमान जी मंदिर है जो उनको रोज़ यात्रा कराते हैं, अयोध्या से ओरछा, ओरछा से अयोध्या। बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से भगवान राम की कथा भी बताई और साथ में यहाँ पर इस स्थान की हिस्ट्री भी बताई हमारे को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ पर, आपका आभार। बहुत बढ़िया। और वैसे ओरछा एक गांव है, अप्रॉक्सीमेट आबादी कितनी होगी? वर्तमान में इसकी आबादी 11,000 नोटिस करी गई है। तो 11,000 शासन के द्वारा जो गणना करी गई है तो 11,000 है। 2000 लगभग 10 में जो गणना करी गई तो उसके अनुसार। और रहने की सुविधा यहाँ पर है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एक सिटी के अंदर होती है। तो आपको प्री बुकिंग करवा के ही यहाँ पे आना चाहिए, स्पेशली अगर आप सैटरडे या संडे को आ रहे हो या फिर नवंबर से फरवरी के बीच में आ रहे हो। बिना प्री बुकिंग के आपको एकोमोडेशन हो सकता है ना मिले, और आपको झांसी में रुकना पड़े जो यहाँ से 18 किलोमीटर पहले है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। और आमतौर पे आज की तारीख में जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो वो लोग 2 नाइट तो मिनिमम स्टे करते हैं। ये मैंने केवल आपको जानकारी के लिए बताया। तो अब हम दिन भर ओरछा में ही हैं, हमको ओरछा पैलेस विज़िट भी करना है, और बाकी जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो एक काम करते हैं, हम लोग भी चलते हैं अंदर, देख के आते हैं क्या, और अगर ऊपर तक जाना अलाउड होगा तो ऊपर चले जाएंगे और वहाँ से व्यू भी देख लेंगे। इधर से जाएंगे। बड़ा सा ये जो आप हॉल देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान राम का मंदिर राजा बनवाना चाहते थे। जब ये टेम्पल स्ट्रक्चर भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए तैयार हो चुका था, तो अभी हमने जाना कि भगवान राम वहीं पे विराजमान हो गए जहाँ पर पहले रानी का महल था। तो अब क्योंकि स्ट्रक्चर तैयार हो चुका, तो राजा ने डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं भगवान विष्णु का मंदिर बनाता हूँ। तो आज यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और सामने अभी हमने मंदिर में जाके दर्शन भी करे। भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति और भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ 2 मूर्तियाँ और हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि राजा की सोच क्या थी। सामने जो आप महल देख रहे हैं वो ओरछा पैलेस है। ओरछा पैलेस की विंडो से राजा भगवान राम के दर्शन कर सकें, इस भाव से राजा ने ये जगह तय करी कि मंदिर यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन बाद में मंदिर बना नहीं यहाँ पर।
ओरछा दिखाई देता है पूरा। एक नंबर सर, एक- ऐसा व्यू मिले से सर। हाँ, सीढ़ियाँ बड़ी ऊंची ऊंची है हाँ, भैया। सर। हाँ देखो। हाँ, मतलब- चलो सर, सर, पूरा। हाँ, आपको लगा ये रास्ता यहाँ से बंद है, लोग आते हैं यहीं से लौट जाती है, आके रास्ता है यहाँ से सर, लोग आते हैं यहाँ से, हाँ। क्या ये बंद है सर। ये देख के तो लगता है बंदा रास्ता। हाँ, ये बंद है। हाँ। आके अभी ये खुला सर यहाँ से, ये सर यहाँ से खुला सर। अरे भाई, अच्छा ये अच्छा हो गया आपके पास टॉर्च भी है तो अच्छा हाँ है। साहब, हाँ साहब, बिना उसके मुश्किल है। ये यहाँ से लगा है, आराम से। अच्छा सीढ़ी ना छोटा छोटा बनाया है, जी साहब। तो राजा बना ही रहे थे, रास्ता तो बड़ा बना देते। छोटा क्यों बनाया? इसका क्या जवाब है? सर उठा के नहीं सर, झुका तो नाउ डोर स्मूथ सर। हाँ, ये बालकनी बनाई थी, वो दिखाई थी फुल बरसा भी। जब कोई मेहमान आए यहाँ दासी फुल बरसाती थी ये मंदिर का। जब कोई भी मेहमान आएगा, वीआईपी आया कोई, यहाँ से लोग आते सर तो खुश हो जाते सर। यहाँ से पूरा व्यू मिले सर। चतुर्भुज टेम्पल के टॉप फ्लोर तक हम आ गए हैं। वैसे तो भैया यहाँ पे 2 फ्लोर और भी है ना? हाँ सर, वो लेकिन वहाँ जा नहीं सकते हाँ, जाने उसमें बहुत बैठ है, चमुद्र बहुत सारी सर। चमुद्र डोर इसके अंदर है ऊपर। चमगादड़। आके हाँ, इसके अंदर स्टेप और ऊपर जाने सर, स्टेप है ये डोर इसके अंदर सर। लेकिन- इसे वल्चर देखो, वल्चर। वल्चर भी देखो हाँ जी। वल्चर, यहाँ ओरछा में 170 वल्चर है, 17 वल्चर है। 117 117 हाँ सर। आपने इतनी काउंटिंग कैसे की हुई क्या है? फॉरेस्ट लोग आते हैं, फॉरेस्ट टीम आती है, कुछ टीम यहाँ पे, कुछ टीम वहाँ पे, कुछ टीम यहाँ, सब फॉरेस्ट अकाउंट में, कॉपी में, कहाँ पूरी counting रहती है? हाँ 117 117 वल्चर। हाँ ओरछा के अंदर। उसका सर, उसके वो नेक्स्ट है वो नहीं भाई, उसके अंडा होने वाला उसका। उसका अंडा होता है, एक अंडा होता है इतना बड़ा होता है, अंडा एक अंडा होता है इतना बड़ा। हाँ, एक अंडा इतना होता है सर। अच्छा, 1 2 नहीं 1 होता सर। अब एक घोंसला का टाइम हो गया, इनका घोंसला देने का हो गया टाइम। आगे वो मादा अब नहीं जाएगी, दूसरा जाएगा, पानी लाएगा नदी से, उसको पियाएगा, पानी खाना वो ले आएगा, वो गिरेगा अंदर से खाना उसका। जी सर, अंदर भर के लाता है, बाहर निकाल देता जी सर, पूरा पानी और पूरा खाना सा पूरा करता है और फिर उसे खुआता है। है। यहाँ से देखो ओरछा पैलेस भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो हम पैलेस से नज़दीक से जाके देखने वाले हैं, लेकिन एरियल व्यू भी देख लो। ये सामने ओरछा पैलेस है और इसके नीचे पार्किंग बनी हुई है, तो गाड़ी खड़ी करने की आज की डेट में सफिशिएंट जगह। आगे चलकर ये जगह शॉर्ट पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन और पैलेस में भी अगर आप जाते हो ना, पार्किंग एक भैया वहाँ भी बनी हुई है जी ना? सर हाँ, पूरा जी पुल पे पूरी पार्किंग सर, वो पुल पे पूरा ये पार्किंग। अंदर की तरफ भी है ना? हाँ सर, हाँ सर। इसके अंदर भगवान बैठे नीचे सर, इसका पूरा शिखर जी वाला है। हाँ। भगवान जी बैठे पूरा शिखर पूरा यहाँ सर। चलो आओ नीचे चले। हाँ सर। सामने चल के ना हम वहाँ पे नाश्ता करने वाले हैं, प्रसिद्ध तिवारी जी की कुटिया। अच्छा, बगल में ना कुछ मिठाई की दुकानें तो यहाँ पर हैं, और कम से कम 15 से 20 दुकानें टेम्पल के बाहर भी हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ। भैया ये कौन सी मिठाई है? कलाकंद। ये कैसे दिख रहा है कलाकंद? सही है, इंटरेस्टिंग। शेप देखो आप कलाकंद की। ये सही है, जहाँ हम बैठे हैं ना बगल में ही पूड़ी तैयार हो रही है और तली जा रही है। तो यहाँ पे पूड़ी ये पूरा दिन मिलती है क्या? पूरा दिन? तो अब इसके साथ क्या देने वाले हो? साथ आप रायता दे देंगे और सब्जी। रायता और रायता और सब्जी सब्जी। दे दो। लाओ। आलू की सब्जी बड़ी क्वांटिटी में बनाते हो, तो ये शाम तक यही चलती है? हाँ, दोपहर में नहीं बनेगी, तो यानी दिन में 2 बार बनवाती हो? शाम के लिए नहीं बनवाएंगे, वेरी गुड यार। अभी नहीं बनवाएंगे, ये रायता है। इस शॉप के ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं। पहले तो आप एक चीज़ बताइए, ये रायता जो है इसको आप लोग सन्नाटा क्यों बोलते हो? सन्नाटा, इसको पीने के बाद साहब आंखों में अंधेरा छा जाए। क्या बात कर रहे हो? जी सर, आंखें बंद हो जाएं। इतनी मिर्ची है इसमें ऐसा? लेकिन अब इतना डालते नहीं हम लोग, समय के साथ बच्चे भी आते, तो ये पहले ऐसा था कि इसको पीने के बाद आंख बंद कर ले लोग, इसलिए नाम है सन्नाटा। सन्नाटा हो गया तो सर। ये सन्नाटा केवल आप बोलते हो कि सब लोग सन्नाटा बोलते हैं? सभी लोग बोलते हैं, हमारे बुंदेलखंड में इसको सन्नाटा ही बोलते यानी बुंदेलखंड में किसी को बोलेंगे सन्नाटा खाना है? हैं। हाँ सर, ये 10 जिलों में आप कहीं भी बोलोगे तो इसको सर सन्नाटा बोलेंगे वो। आपका कहना ये है कि अब आप इसमें मिर्च कम डाल रहे हो, तो कम में ही काफ़ी ज़्यादा है, तो पहले कैसे होती होगी? पहले बहुत ज़्यादा लाल मिर्च को मैं वही सोच रहा हूँ, अभी तक तीखा है तो पहले कितना तीखा होता होगा? तीखा होता होगा। कि आदमी की आंखें बंद हो जाए। लेकिन एक बात बोलूँ मैं, मिर्च भले तेज है, स्वाद बढ़िया है। बिना प्याज लहसुन की सब्जी है, इसको जीरे से छोंक देते, पर ठाकुर जी की कृपा से इसमें इतना स्वाद आ जाता
कि लोग इस जायके को तारीफ़ों में बदल के चले जाते। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती। अच्छा बनाया भैया। बड़ी सिंप्लिसिटी है स्वाद में। वेरी गुड। पी के देखते हैं। सही है। ये भी हमने एक नई चीज टेस्ट भी कर ली, एक्सपीरियंस भी कर ली। सन्नाटा मट्ठे में तैयार किया गया, जीरे का फ्लेवर है और मिर्च तेज़ है। यहाँ पर पूड़ी की जो एक प्लेट है उसकी कॉस्ट है 40 रुपये, जिसमें 6 पूड़ी देते हैं, तो मैंने केवल 2 ली। तो टेम्पल जो कंपाउंड है इसके अंदर ये शॉप है। चलो अब हम नाश्ता फिनिश करेंगे 10 मिनट में, फिर यहाँ से हम चलेंगे ओरछा पैलेस विजिट करने के लिए। अभी हम लक्ष्मी टेम्पल विजिट करने आए हैं। हेमंत भाई, सामने हमको एक तो ओरछा पैलेस दिख रहा है जी सर, बगल में राम मंदिर और साथ में चतुर्भुज टेम्पल, साथ में 2 और स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या है? जी, वो सर छोटे छोटे मंदिर हैं। एक ये चतुर्भुज के जो जस्ट बगल में है ये राधिका रमन मंदिर है, और ये रघुवंश मणि मंदिर है। टेम्पल्स हैं? हाँ जी, ये दोनों मंदिर हैं। उस आर्कियोलॉजिकली ये मंदिर है, बट ये रघुवंश मणि एक्टिव नहीं है। और ये राधिका रमन जो है ना, चतुर्भुज के बाजू में जो दिख रहा है, उसमें भी संतोषी माता का मंदिर बनाया है लोगों ने। बाकी राम राजा टेम्पल से ये टेम्पल जहाँ पर अभी हम आए हैं, लक्ष्मी टेम्पल, लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जी, यहाँ एक्चुअली सर एक बहुत बड़ा दूरबीन लगाने का प्लान है हमारे गवर्नमेंट का। तो यहाँ जब टूरिस्ट रहेगा, ये हाई पॉइंट है एक्चुअली, तो यहाँ जब टूरिस्ट रहेगा तो उस दूरबीन से क्लोज बाय जो अपीयरेंस होगा ना, तो उसकी तैयारी है, विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स इट विल बी कंप्लीटेड। तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन रहेगा वो। डन, आ जाओ अंदर चलते हैं। ये जो टेम्पल है ये लक्ष्मी जी को डेडिकेटेड है, और ये सर लिखा है किताबों में कि ये उल्लू के आकार का है। अच्छा। ये फेस आप देखेंगे, ये उल्लू का फेस है, चेहरा है सामने, और ये साइड्स जो हैं ये विंग्स हैं। लक्ष्मी जी का जो वाहन होता है वो उल्लू होता है। राजा बीर सिंह बुंदेला ने ये लक्ष्मी जी के पूजा के लिए ये मंदिर बनाया। थोड़ा सा लक्ष्मी मंदिर के अंदर आ गए हैं सर अपन, और 18वीं शताब्दी आते आते इसमें जो पेंटिंग वर्क हुआ वो 1793 में पृथ्वी सिंह ने कराया, और 18वीं शताब्दी तक आते आते इसमें एक और नई पेंटिंग टेक्निक डेवलप हो गई, उसका नाम था स्क्रेफितो। कैसे निडल से ये निडल वर्क करके ये पेंटिंग बनाई गई। अच्छा। स्केच पेंटिंग्स हैं, और वही बुंदेली आर्ट ऑफ पेंटिंग भी कहलाई बाद में, जिसका फॉर्म हुआ मड पेंटिंग्स। प्लास्टर वर्क को सुखाया पूरा, किसी भी सेमी प्रेशियस स्टोन का पाउडर या कुछ भी पाउडर कलर लेके, और फिर उसको स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करते करते पेंटिंग? हाँ, स्क्रैच किया वो सरफेस है। स्क्रैच सरफेस है। स्क्रेफितो, ये स्टाइल स्क्रेफितो स्टाइल कहलाती है। फ्रेस्को मैंने आपको बताया था गीले प्लास्टर पे, म्यूरल सूखे प्लास्टर पे, और ये तीसरी स्टाइल आ गई 18वीं शताब्दी तक, स्क्रेफितो जी। तो कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर और कुछ सामने की तरफ है। जब बीर सिंह ने बनाया तो ये आप देखेंगे ये ट्रायंगुलर शेप में है, और इसका आर्च वर्क बहुत यूनिक है। बुंदेला आर्चेस कहलाती हैं ये। पालकी शेप में ये आर्चेस बनाई गई। ये गर्भगृह था, मंदिर का गर्भगृह था। मूर्ति एक बार यहाँ से कहते हैं कि चोरी हो गई और वो टूटी अवस्था में मिली, तब से ये मंदिर एक्टिव नहीं है 30-40 साल पहले। बट फिर भी हम लोग भाव स्वरूप मानते हैं कि माता लक्ष्मी आज भी हैं और ओरछा के सारे लोगों पे अपनी कृपा बनाए हुए हैं। और ये मंदिर भी तांत्रिक स्टेज उसमें बनाया गया, आर्किटेक्चर में बनाया गया। ट्रायंगुलर है, इसका गर्भगृह जो है सर उसी यंत्र के आकार का है। और हाल फिलहाल इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका पेंटिंग वर्क। अपन जो चलेंगे वो इसकी गैलरीज में चलेंगे, इनकी पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये पेंटिंग जो बनाई गई ये राजा पृथ्वी सिंह ने बनाई, जो आखिरी राजा हुए ओरछा के लिए। तो पृथ्वी सिंह जो थे वो अपने सारे राजाओं को एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे। कोई हंटिंग का फैन था तो हंटिंग का है, मंगोलियन स्टाइल की पेंटिंग है, कारपेट की है। तो इन सारी गैलरीज में, यहाँ 4 गैलरियाँ हैं, वन ऑफ देम ये शुरू की गैलरी है। तो चारों गैलरियों में डिफरेंट स्टाइल की पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। ये जो गैलरी है जैसे ये रामायण को डेडिकेटेड है। अच्छा। अब इसमें आप देखिए, यहाँ आके इस तरफ देखेंगे
तो ये बहुत सुंदर राम और रावण का युद्ध हो रहा है। देखिए कितना डिटेल किया है। राम लक्ष्मण बैठे हैं रथ में, हनुमान जी आर्मी को लीड कर रहे हैं, और जैसे आप हनुमान जी का जो घोड़ा देखेंगे ना, उसके सामने एक बंदर है और जो पत्थर लिए है। ये नल और नील हैं जिनने राम सेतु बनाया, कहते हैं रामायण में। राम सेतु बनाया और शिवलिंग भी बनाया छोटा सा। ये रामेश्वरम का डिपिक्शन है। ब्यूटीफुल। और इस साइड आप देखिए, ये रावण बैठे हैं लंकाधिपति। एक्चुअली मैंने आज से पहले कभी भी हनुमान जी को घोड़े पे नहीं देखा किसी भी। जी, उनका सोच होगी, सोच है। वो आर्मी के वो वानर राज थे, उनको कभी कभी वो भी कहा गया। तो उस समय का फाइटिंग सीन है। और ये पेंटिंग आपने बहुत रेयर देखी होगी। ये रावण रथ में बैठा है। रावण के सर देखिए आप, एक सर उसका गधे का है। तो ये दिखाता है कि जब इंसान अपने मद में चूर हो जाता है तो वो गधे के जैसा बिहेव करता है। ये मद दिखाता है रावण का। उसके बाद आप देखिए सारे डीमंस, यहाँ अगर 15 डीमंस बने हैं तो सबके चेहरे अलग हैं, आइडेंटिटी नहीं है किसी में। तो ये बुंदेला स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक्सीलेंस दिखाता है कि कितनी चरम सीमा पर उनका आर्किटेक्चर और पेंटिंग टेक्निक पहुंच गई थी। जैसे ये पेंटिंग आप देखेंगे, ये पेंटिंग रिस्टोर करी गई। इसमें जो है ये साधु जो है ये योगिक पोस्चर में खड़ा है। जब नदी में खड़े होते थे बहती धारा में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए, ये योगिक पोस्चर है। और इतनी इसकी एरिया केवल विजिबल था, बाकी ये पेंटिंग पूरी निकल गई थी। बट रिसेंटली इसका रेनोवेशन कराया और देखिए पूरी पेंटिंग अपने आप सामने आ गई। तो रेनोवेशन भी इसका चल रहा है धीरे धीरे। ये है गैलरी कारपेट के लिए फेमस सर। अच्छा। हिंदू कारपेट, इस्लामिक कारपेट्स और पर्शियन कारपेट। हिंदू कारपेट्स जो होती हैं उनमें लिविंग फिगर्स का डोमिनेंस होता है। जैसे ये जो कारपेट ऊपर बनी है दोनों, ये हिंदू कारपेट हो गई आपकी। इस्लामिक कारपेट में नॉन लिविंग होती है। तो ये जो आगे जो बनी है ना कारपेट, ये इस्लामिक कारपेट डिज़ाइन है। और पर्शियन कारपेट में होता है मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये आप देख रहे हैं जो ये लिविंग है थोड़े से और नॉन लिविंग ज़्यादा है। तो जो ये हिंदू टेम्पल है, लक्ष्मी टेम्पल, इसमें भी मतलब मुगल आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया गया है। मुगल आर्किटेक्चर और जो लोकल विलेज लाइफ, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, सब कुछ डिपिक्ट है। ये देखिए, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जी। और ये भी वो स्क्रैच करके बनाई है। हाँ, ये भी स्क्रैफितो स्टाइल में है। ये 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं और ये वाइन पी रहे हैं। देखिए ये बनी है इस तरह की तो हमने जी कहीं पे कभी भी किसी मंदिर में आपने कहीं ब्रिटिश ऑफिसर्स नहीं देखे होंगे। कहीं देखा। जो झांसी का किला अपन ने कल देखा था, उसका भी डिपिक्शन एक गैलरी में है जो मैं बताऊंगा आपको पूरे उसमें। और ये पेंटिंग कब बनी, कोई पीरियड बता सकते हैं? 1783 के आसपास बनी है। 1783 1793 तक पृथ्वी सिंह यहाँ रहे। और उसी समय ब्रिटिश का अराइवल भी इस एरिया में होना चालू हो गया था धीरे धीरे। बहुत बुरी स्थिति थी सर। जब आप देखेंगे इस फ्लैट सरफेस को देखेंगे, ये पूरा लोगों ने नाम लिख दिए थे, वेंडलाइज कर दिया था इनको। बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि उन लोगों ने इसको भी रिकवर किया इन पेंटिंग्स को। देख के समझ आ रहा है इसको डैमेज जी किया गया। जी, बहुत मतलब 18-20 साल से गाइडिंग कर रहा हूँ। हम लोग देखते थे, बहुत बुरी अवस्था में थी। ये है कुश्ती, मल्लखंब, कैसे अपने आप को पहलवान फिट रखते थे उस जमाने में। तो ये पहलवानों की पेंटिंग है। और पहलवान जो होते हैं वो नॉर्मली हनुमान जी की सेवा करते हैं। तो ये देखिए, ये जो ब्रेसलेट पहने हैं, ये इसमें हनुमान जी का फिगर आ रहा है। और ये भी रिस्टोर करी गई। इसका नीचे का पार्ट आप देखेंगे पूरा नया है, उसी स्क्रैफितो स्टाइल में किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, पंचमुखी शिव हैं, पार्वती जी हैं, इस साइड भैरव खड़े हैं राइट साइड में। फिर इसके बाद इस साइड आएंगे तो नारद, गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय की पेंटिंग और फोटो आपको कम मिलेगी नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। तो ये बहुत रेयर कलेक्शन है यहाँ। साउथ में तो मुरुगन स्वामी के नाम से उनकी पूजा की जाती है, बट ये बहुत रेयर कलेक्शन है। उधर भगवान राम का राज्याभिषेक की पेंटिंग है। नेक्स्ट भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है। इधर ये गजलक्ष्मी की पेंटिंग बनी आपने बताया 1793 जी 1793 वो पीरियड था जब ये पेंटिंग बनाई गई। राइट सर। ये देखिए, ये पेंटिंग का डिपिक्शन है फतेहपुर सीकरी का पंचमहल।
ये पंचमहल बना है। अकबर यहाँ बैठा है सर, आप देख रहे होंगे। कहाँ पे? अकबर ये बैठा है। सेंटर में। हाँ, सबसे नीचे से शुरू करेंगे तो ये नवरत्न बैठे हैं, अकबर के 9 मिनिस्टर्स हैं। उसके ऊपर अकबर बैठा है। ये डांस प्रोग्राम एंजॉय कर रहा है। और फिर आप ऊपर देखेंगे कि 3 रानियां, अकबर की 3 वाइफ थी, हिंदू, मुस्लिम और एक पर्शियन थी। तो ये तीनों वाइफ उनके ऊपर बैठी हैं। तो ये फतेहपुर सीकरी का फोर्ट है। कहने का मतलब ये जो राजा थे वो जाया करते थे, तो ये एक छाप छोड़ के जाना चाहता था कि उस जमाने में मुगल कैसे रहते थे, क्या उनकी लाइफ स्टाइल थी, पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा था उस समय, पॉलिटिकल और लोकल का क्लाइमेट कैसा रहता था। ये पेंटिंग सर आप देखेंगे, ये एक भरत जी हैं और ये हनुमान जी को सहारा दे रहे हैं। ये कहानी रामायण में कम ही लोगों ने सुनी होगी। जब हनुमान जी पर्वत को लेके लौट रहे थे तो वो अयोध्या के ऊपर से निकले, तो भरत छत पे घूम रहे थे अपने, और उनने हनुमान जी को तीर मारा और वो नीचे गिर गए। जब हनुमान जी ने पूरी कहानी उन्हें सुनाई तो भरत बोले कि हम भी चल रहे हैं अपनी सेना लेके। ये बात अयोध्या में भी भरत मंदिर है। जी, भरत मंदिर है। पर हनुमान जी ने उन्हें मना किया कि राम जी खुद इतने सक्षम है कि वो रावण को मार देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जल्दी जाओ और तुम हमारे बाण पे बैठ जाओ। ये देखिए, इसमें हनुमान जी को वो अपने तीर पे बिठा लेते हैं। अच्छा, ये नहीं बात पता। ये तीर पे बिठा के उनकी जो स्पीड है हनुमान जी की, उसको बूस्ट अप कर देते हैं। ये तो झांसी का ये फोर्ट है। झांसी का फोर्ट है। अब आप कहें कि ये 1793 में बनी और झांसी की कहानी तो 1857 की है। बट ये इसमें आप देखेंगे, इसमें राजा बैठा है, ना कि रानी बैठी है। तो ये बुंदेला राजाओं का प्रेडिक्शन था कि अगर ब्रिटिश कभी अटैक करेंगे अपने ऊपर तो अपना फोर्टिफिकेशन प्लान कुछ इस तरह का होगा। तो दिस वाज अ प्रेडिक्शन। पहली बार मैं किसी टेम्पल में इस प्रकार की पेंटिंग्स देख रहा हूँ जिसके अंदर अंग्रेज भी हैं, मुगल आर्किटेक्चर भी है, धर्म भी है। हम टेम्पल के टॉप फ्लोर तक आ चुके हैं। हमारी गाड़ी वो सामने वहाँ पे खड़ी है। कुछ देर पहले हम वहाँ नीचे खड़े होकर व्यू दिखा रहे थे। यहाँ पर देखो, इस समय ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। अगर मैं ओरछा पैलेस से कंपैरिजन करूँ तो शायद 5% ही होंगे, क्योंकि वहाँ तो बहुत टूरिस्ट थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादा लोगों को इस स्थान के बारे में पता नहीं है। बाकी हम तो देखो यहाँ पर पहुँचे हैं लगभग कितने बजे, 4:45 बजे। लेकिन कभी भी आप यहाँ पर आओगे ना तो टाइम पे आओ, आफ्टरनून में या मॉर्निंग टाइम में 11-12 बजे के अंदर ही, जिससे कि आपको पेंटिंग्स अच्छे से दिखाई दें। थोड़ा लाइट लो हो जाती है ना तो वो मज़ा नहीं आता जो प्रॉपर लाइट में आता है। बहुत अच्छा रहा। चलो अब नीचे उतरते हैं, फिर आगे चलेंगे। नज़दीक में हम एमपी टूरिज्म की प्रॉपर्टी देखने आ गए। इसका पूरा नाम है एमपीटी बेतवा, एमपी टूरिज्म बेतवा। सामने देखिए बेतवा नदी है। यहाँ पर गाड़ी रोकने से पहले ना हमने बेतवा नदी को नज़दीक से देखा था। एकदम इनके रिजॉर्ट के ठीक सामने ही है। अब मैंने पता लगाया इनके पास कोई रूम अगर वेकेंट है तो हम देख लें, तो ये कह रहे हैं रूम तो सारे फुल हैं, तो अंदर से आपको कोई भी रूम नहीं दिखा सकते, लेकिन आप प्रॉपर्टी देख लो हमारी कैसे दिखती है। और इनके पास टेंट फैसिलिटी भी है, कह रहे हैं टेंट फैसिलिटी आपको दिखा देते हैं। ये भी सही है, देखो अच्छी सी पार्किंग स्पेस बनी हुई है। पहाड़ के ऊपर लॉन बनाया हुआ है, लवली। देखो देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि ये इनके कुछ कॉटेजेस हैं सामने, ये लेकिन अभी अंदर से नहीं देख सकते। गुड, नाइस प्रॉपर्टी। लोकेशन भी अच्छी है क्योंकि सामने बेतवा नदी है। बेतवा नदी को अच्छे से हम कल सुबह देखेंगे, अभी तो शाम हो गया ना, तो वो व्यू नहीं आएगा जो मॉर्निंग का व्यू होता है या थोड़ा रोशनी के टाइम का व्यू होता है ना, वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। बहुत बढ़िया। चलो वेट कर रहे हैं, कोई पर्सन हमको टेंट दिखा दे। भाई एक चीज़ और बताओ, आपके यहाँ जो रूम्स होते हैं इसका क्या टैरिफ होता है? 4000 कुछ होता है। और जो टेंट आप हमें दिखाने लेके चल रहे हो उसका कम होगा सर। वैसे
रिसेप्शन पे पूछना पड़ेगा। अच्छा, सही है ये भी। अपना फ्रिज दिया है, साथ में एसी दिया है, और ओवरऑल टेंट साइज भी, टेंट एकोमोडेशन भी ठीक लग रही है, कैंप साइट भी ठीक ही लग रही है। चलो आपके रिसेप्शन में चल के इसका टैरिफ वगैरह पूछ लेते हैं, आओ। रूम का जो टैरिफ है डबल ऑक्यूपेंसी में वो 4700 है, और जो टेंट हमने देखा है, कैंप जो हमने देखा है, उसका टैरिफ 3400 इंक्लूडिंग टैक्स एंड इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। सही है। तो आज हमने ओरछा में शाम तक का तो समय बिता लिया। अब सोचते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि टाइम देखो सामने 6 बजे ना। लाइट एंड साउंड शो 7:45 का है, 7:30 वहाँ पहुँचना है, तो हमारे पास पूरा का पूरा 1.5 आवर है, क्योंकि पैलेस यहाँ से नज़दीक में ही है। चलो कुछ सोचते हैं, हेमंत भाई नज़दीक में बैठे हैं, इनसे डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है। और इस प्रॉपर्टी के मैनेजर भी इधर ही हैं। चलो राइट सर। रात के 10:30 बजे हम होम स्टे में डिनर कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या तैयार हुआ है। कहाँ से शुरू करें? इधर से देखिए, ये है कड़ी। आमतौर पे दही से कड़ी बनाई जाती है, हमारे घर में तो दही से बनाते हैं, बाकी कुछ लोग मट्ठे से भी कड़ी तैयार करते हैं। यहाँ पर मट्ठे से कड़ी को तैयार किया गया, और इसमें छोटे छोटे ये पकोड़े हैं, भरता, मेथी की सब्ज़ी, बिजोड़ा। ये मेरे को इन्होंने बताया कि वो जो आगरे का पेठा होता है ना, आगरे का पेठा मतलब जो मिठाई में इस्तेमाल होता है सफ़ेद वाला, वो जो बच जाता है ना जब काटते हैं उसको, तो उसमें तिल मिला के उसको बना के रख लेते हैं। जब खाना होता है तो उसको तल के इस प्रकार से सर्व करते हैं। बिजोड़ा, पापड़ दे दिए साथ में बड़ा। ये बना तो उड़द दाल से ही है, और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो मट्ठा है। तो दही बड़ा वाला बड़ा, कड़ी टेस्ट कर ले, थिक है, मतलब अच्छी गाढ़ी कड़ी है। मैं ना कड़ी खाई जा रहा हूं समझने के लिए कि कैसा स्वाद है। देखिए, एक तो इसमें ना मेथी दाना की अच्छी खासी लोडिंग है। मेथी दाना वैसे भी कड़ी में डलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। दूसरी चीज़, मेरे को कुछ देर पहले मैम ने एक चीज़ बताई थी बड़ी इंटरेस्टिंग। जब मैं पूछ रहा था ना कड़ी आप लोग कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने बोला हम लोग क्या करते हैं, जब कड़ी पक रही होती है ना, चूल्हे में एक दिया होता है ना, दिए वाला, तो दिया को गर्म कर लेते हैं, उसमें तेल, मेथी, सरसों इस प्रकार से कुछ ऐड करते हैं, और जब वो अच्छे से गर्म हो जाता है तो उसको हम कड़ी में डाल देते हैं, जिससे उसमें सौंधापन आए। इस तरह का चीज़ तो मैंने ना कभी सुनी है ना देखी है। देखी तो नहीं, क्योंकि अब मैं आया हूँ तो फूड ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन जो मैंने समझा ये मैंने आपके साथ शेयर किया, और वो चीज़ हमको खाने में भी महसूस हो रही है। ये टेस्ट बहुत नया है मेरे लिए। मैंने आज से पहले इस प्रकार का कड़ी का टेस्ट कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया, कभी भी टेस्ट नहीं किया। ये बहुत डिफरेंट टेस्ट है। देखिए, बैंगन को चूल्हे में जब भूना जाता है ना, तो उसका एक बहुत डिफरेंट फ्लेवर निकल के आता है। सेम चीज़ मेरे को यहाँ पर भरते में महसूस हो रही है। बहुत देसी टेस्ट है, गदर। मेथी आलू में ना पूरी की पूरी जो गेम है ना, वो फ्रेशनेस की और सिंप्लिसिटी की है। इस पूरे खाने में ना कुछ भी मसाला नाम की चीज़ नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि नमक, हल्दी और कुछ भी नहीं, ये दो चीज़ें हैं डोमिनेट कर रही हैं। इसमें मैंने आपको बताया मेथी दाना तेज है। बिजोड़ा लो, बिस्किट के जैसे टूट गया। बड़ी गजब चीज है।
फुल ऑन तिल की लोडिंग है। तिल तो दिखाई दे रहा है और अच्छा खासी क्वांटिटी में तिल है। अब सवाल है स्वाद कैसा है इसका। देखो डिनर के साथ भी सही है और वैसे इसको चाय के साथ खा लो वो भी सही है। अच्छा लग रहा है खा के। स्वाद डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर भुने हुए तिल का स्वाद आता है ना, वैसा लग रहा है। इंटरेस्टिंग है, गुड। लगे हाथ बड़ा भी टेस्ट कर लें। बड़ा बहुत अलग चीज है। उफ, आज मैंने 2 चीजें ऐसी टेस्ट कर ली हैं अभी तक जो बहुत अलग है। मैं बिजोड़ा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये तो टेस्ट चलो शायद मैंने 1-2 बार पहले खाया है, लेकिन बड़ा का टेस्ट और कड़ी का टेस्ट में भयंकर डिफरेंस है। मतलब आज से पहले जो मैंने टेस्ट एक्सप्लोर करे ना उनके मुकाबले में बहुत अलग चीज़ है ये। अब देखो बना तो उड़द दाल से है, साथ में मट्ठा है, लेकिन स्वाद इतना अलग क्यों आ रहा है? एक कारण तो है इसके अंदर राई का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा क्या है ये नहीं पता मेरे को, लेकिन टेस्ट तो बड़ा गदर है। बताओ, उड़द दाल का बना खा रहे हैं और अपने को ऐसा स्वाद लग रहा है जैसे पहली बार खा रहे हैं। जी बहुत अलग है, बेहतरीन। बड़ा अच्छा एंड हुआ हमारा आज के दिन का। पहले तो हमने टेस्टी डिनर कर लिया, टेस्टी, सिंपल और एकदम देसी। आज का ये एपिसोड हम यही पे एंड करते हैं। अभी आपको बाय बाय कर देता हूँ। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगले एपिसोड में आप ओरछा से लेके खजुराहो तक की जर्नी देखोगे और फिर आगे चल के हमको पन्ना भी जाना है। वहाँ भी जाने का हमारा प्लान है और वहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ सफारी करना चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। और ये जो महल का कॉम्प्लेक्स है ये सर आइलैंड पे बना है, मोट पे बना है। बेतवा नदी इसके पीछे से निकलती है। राय प्रवीण जो थी वो उनकी स्टूडेंट थी। अच्छा, इतनी चतुर स्टूडेंट होना इतने बड़े महान कवि की ऐसे ही हार नहीं मानने वाली थी। तो कहते हैं कि जब वो अकबर के दरबार में पहुंची, इंपीरियल ऑर्डर था तो ये राजा को भी वो फॉलो करना था। तो कवित्व के माध्यम से वो कहती है कि बिनती राय प्रवीण की सुनिए साहे सुजान, ओ ग्रेट इंटेलिजेंट किंग, लिसन माय हम्बल रिक्वेस्ट। बिनती राय प्रवीण की सुनिए साहे सुजान, और जूठी पातर भकत हैं। जूठी पातर मतलब पत्तल, भकत हैं बुंदेलखंडी में भकना माने खाना। जूठी पातर भकत हैं बारी बायस स्वान। बारी मतलब जो वन हु क्लीन्स द गार्बेज, बारी वन हु क्लीन्स द गार्बेज। बायस मतलब कौआ और स्वान मतलब कुत्ता। ये 3 लोग जूठन खाते हैं। जूठी पातर भकत हैं बारी। आप इन 3 में से कौन हो? बड़ी मतलब सोच देखो राय प्रवीण की कि बैठे बैठे वहीं कविता बना दी और कविता भी ऐसी कि फिर अकबर का क्या अकबर के मुंह पे एक साहित्यिक तमाचा उसने मारा। अकबर तमतमा गया थोड़ी देर के लिए, बट उसे लगा कि ये जो लड़की है ये अपना प्रेम स्वीकार कर रही है। तो फिर कहते हैं कि उसको ससम्मान वापस ओरछा भेजा गया और फिर उसके सम्मान में ये राय प्रवीण महल बना।